हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब मस्ती में स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे विधायिका। इसके पहले वीडियो में पढ़ा था हमने प्रधानमंत्री, जो कि कार्यपालिका से संबंधित। आज हम पढ़ेंगे विधायिका से संबंधित, यानी कि विधायिका का स्ट्रक्चर क्या है, विधायिका में क्या क्या चीज़ आएंगी, और फिर उसके बाद धीरे बारी बारी से यानी कि धीरे धीरे सब वीडियो को हम पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और विधायिका से संबंधित जितने प्रश्न होते हैं एग्जाम की दृष्टि से वो सब देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले विधायिका क्या है। विधायिका है यानी कि विधायिका आप लोग को एक दिन पहले बताया गया था, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। विधायिका में बताया गया था विधायिका में क्या होता है, बिल पास करना या बिल यानी कि कानून जो होता है वो तैयार किया जाता है। यहाँ पे कानून क्या है, कानून बनाया जाता है। विधायिका में क्या होता है, कानून को बनाया जाता है, और विधायिका से फिर कार्यपालिका में कानून को क्या किया जाता है, लागू किया जाता है। तो यानी कि कानून बनाने का काम कहाँ पे होता है, विधायिका में होता है। बिल पास करना हो या तैयार करना हो तो सब काम कहाँ पे होता है, विधायिका में। अब ये विधायिका जो है, विधायिका हमारा होता है यहाँ पे भारत में क्या है कि भारत में संघीय शासन व्यवस्था यानी कि संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था, इसके पहले में पढ़ा था हमने संसदीय शासन व्यवस्था, आज संघात्मक शासन व्यवस्था पढ़ेंगे। और ये संघात्मक शासन व्यवस्था लिया कहाँ से गया है, तो कनाडा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। तो विधायिका में जो क्या नाम है, संघात्मक शासन व्यवस्था है, वो कनाडा से लिया गया है। और विधायिका कहें या भारत का संघीय व्यवस्था, तो भारत का संघीय व्यवस्था जो है वो 2 स्तरों पर होता है। क्यों 2 स्तरों पर होता है, क्योंकि हमारे भारत में 2 स्तर पर सरकार बनाती है, एक केंद्र स्तर पर सरकार बनती है और एक राज्य स्तर पर बनती है। तो यहाँ पर संघीय, संघीय का मतलब एक केंद्र स्तर पर होगा और एक राज्य स्तर पर होगा, यानी कि एक केंद्र स्तर पर भी सरकार बनेगी और एक राज्य स्तर पर बनेगी। तो संघात्मक व्यवस्था में 2 स्तर हैं, एक केंद्र व्यवस्था केंद्र है और एक राज्य है। तो ये इतना हमने पढ़ा कि विधायिका का जो संघात्मक व्यवस्था है वो कहाँ से लिया गया है, कनाडा से लिया गया है। संघात्मक व्यवस्था कितने भागों में होता है, तो 2 स्तर पर, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर होता है। और हम देखेंगे कि विधायिका जो 2 स्तरों पर बांटा गया है, वो पहला क्या है, संघीय विधायिका यानी कि राज्य केंद्र स्तर पर, ठीक है, केंद्र स्तर पर, और एक है हमारा राज्य विधायिका। दूसरा, पहला है संघीय व्यवस्था और दूसरा है राज्य विधायिका या संघीय विधायिका। अब इस संघीय विधायिका को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसी को हम संसद से जानते हैं। और हमने बताया था इसके पहले कि संसद को कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्यों लिया गया है, क्योंकि हमारे भारत में जब संविधान बन रहा था तो उस वक्त कौन राज कर रहे थे हमारे भारत में, अंग्रेज लोग। और अंग्रेज कहाँ के थे, ब्रिटेन। इसलिए वो सभी लोग सभी कानून, सभी नियम जो संसद की प्रणाली थी वो ब्रिटेन से उठा करके हूबहू सेम मिलती जुलती बना दी गई है। तो ये संसद भी कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। अब संसद के स्तंभ कितने होते हैं। अब आपको एक चीज और बताया गया था कि संसद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 29 में है। तो संसद का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 29 में किया गया है। अब संसद के 3 स्तंभ होते हैं। संसद के 3 स्तंभ कौन कौन होते हैं, एक हमारे राष्ट्रपति होते हैं और एक राज्यसभा होता है और एक लोकसभा होता है। अब इन्हीं तीनों से कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि संसद के स्तंभ कितने होते, तो बच्चे काफी लोग लगा के आते हैं सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा, जो कि गलत है। 3 होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। यानी कि राष्ट्रपति के बगैर लोकसभा राज्यसभा से कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जरूरी है, या तो पहले किसी बिल पर पास करने से पहले या बिल पास करने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर जरूरी है। इसलिए संसद के कितने स्तंभ हो जाते हैं, 3। और तीनों क्या होते हैं, अभिन्न अंग होते हैं संसद के, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति से संबंधित ये इसका वर्णन अनुच्छेद 52 में किया गया है। और राष्ट्रपति से संबंधित इसके पहले एक वीडियो बनाया गया है, एक नहीं 2 वीडियो बनाया गया है। एक राष्ट्रपति की बेसिक बातों को बताया गया है और एक राष्ट्रपति की कार्यों शक्तियों को बताया गया है। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखे होंगे राष्ट्रपति वाला, तो सरकारी जॉब मस्ती के प्ले लिस्ट में जाएंगे, तो प्ले लिस्ट में आपका एक पॉलिटी का बना है प्ले लिस्ट, उस पॉलिटी में राष्ट्रपति की दोनों वीडियो को देख लेंगे, आप अच्छे से समझ जाएंगे कि राष्ट्रपति के बारे में क्या क्या प्रावधान है, वो सब देख लेंगे। अब हम देखेंगे पहला क्या है, राष्ट्रपति, दूसरा है राज्यसभा, तीसरा है लोकसभा। अब राज्यसभा का वर्णन या प्रावधान किस अनुच्छेद में है, 80 में है।
और लोकसभा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 81 में है। तो अनुच्छेद 81 में लोकसभा है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा है, और सिर्फ संसद का जो वर्णन है वो किसमें है? अनुच्छेद 79 में है। अब राज्यसभा और लोकसभा की सीटें जो हैं कम ज़्यादा हैं, इसलिए क्योंकि ये जनसंख्या के आधार पर इनकी सीटें क्या की जाती हैं? तय की जाती हैं। यानी कि जितनी ज़्यादा संख्या होंगी उसी के आधार पर सीट तय की जाती है। तो जैसे देखा जाए कि राज्यसभा की सीट अधिकतम कितनी हो सकती है, तो वो 250 अधिकतम सीट हो सकती है। अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 250 सीट। अब ये राज्यसभा में वर्तमान में अगर देखा जाए तो वर्तमान में सीट जो है वो 245 है, जिसमें 333 सीट राज्यों द्वारा आती हैं यहाँ पे राज्यसभा में, और 12 मनोनीत करके। और ये मनोनीत कौन करते हैं? राष्ट्रपति महोदय। तो राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। तो ये भी पूछ लेता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो 12 मनोनीत किए जाते हैं। और वर्तमान में कितनी सीटें हैं? 245। और अधिकतम कितनी सीटें हो सकती हैं राज्यसभा में? तो 250 हो सकती हैं। राज्यों से कितने सदस्य आते हैं राज्यसभा में? तो 233 आते हैं। अलग अलग राज्यों से आते हैं राज्यसभा में सदस्य, तो कितने आ सकते हैं? तो 233 आते हैं। अब राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, यानी कि राज्यसभा में जो सदस्य लोग जाते हैं, वो राज्यसभा में किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्य का, क्योंकि अलग अलग राज्यों से आते हैं, अलग अलग राज्यों से वहां पे चुने जाते हैं। और राज्यों में जब चुने जाते हैं तो वो किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं कौन? राज्यसभा के सदस्य लोग। तो ये क्या करते हैं? राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे, तो वहां पे हम बारी बारी से पढ़ेंगे राज्यसभा, लोकसभा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कि राज्यसभा एक्चुअली में क्या, क्योंकि अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, विधानसभा क्या है, विधान परिषद क्या है। अभी तो आप नहीं समझ सकते, लेकिन जब आपका वीडियो राज्यसभा आ जाएगा, लोकसभा आ जाएगा, तो इसमें पूरा इसका स्ट्रक्चर बताया जाएगा, पूरे डिटेल में बताया जाएगा कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है। तो आपको वहां पे और अच्छे से समझ जाएंगे। फिर हमें नहीं लगता कि आपको संविधान में कुछ समझने वाली बात होगी, क्योंकि अगर कंफ्यूजन होता है सबसे ज्यादा तो ये राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इन सबसे होता है कि ये सब है क्या। तो आप लोग जब पढ़ लेंगे उस वीडियो को बारी बारी से, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये तो विधायिका का एक स्ट्रक्चर आज पढ़ रहे हैं हम, इसके बाद फिर बारी बारी से पढ़ेंगे। तो राज्यसभा में हो गए, रोज राज्यसभा से संबंधित कुछ बातें थी कि इनमें अधिकतम सीट कितनी हो सकती है? 250। वर्तमान में कितनी है? 245। 233 सदस्य कहाँ से आते हैं? राज्यों द्वारा आते हैं। 12 मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति, और राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पे राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब हम बात करेंगे लोकसभा। तो लोकसभा में देखा जाए अधिकतम सीट कितनी है? 552 है। अधिकतम कितनी सीट है? 552 है। 552 सीट है कितनी? लोकसभा में। और जिसमें से 530 राज्यों द्वारा आती हैं और 13 केंद्र शासित द्वारा। केंद्र शासित क्या? वही केंद्र शासित राज्य जो बनाए गए हैं, ठीक है। राज्य को छोड़कर केंद्र शासित प्रदेश भी बनाए गए हैं। तो वहां से 13 सदस्यों को रखा जाता है कहां पे? लोकसभा में। और 2 एंग्लो इंडियन थे जिसको अभी बंद कर दिया गया, अभी नहीं है। तो लोकसभा में जो लोग बैठते हैं, उसको क्या कहते हैं? तो वो लोग क्या करते हैं? किसका क्षेत्र? तो संसद के क्षेत्र। जैसे हमारे जिले में सांसद का क्षेत्र होता है ना, तो वो अपने क्षेत्रों का क्या करते हैं? अपने क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं लोकसभा में जाके। और राज्यसभा में जो आते हैं वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्य स्तर पर जाकर संसद में बैठेंगे तो राज्य स्तर का प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन लोकसभा में जो सदस्य बैठते हैं वो किसका प्रतिनिधित्व करते हैं? संसद क्षेत्र का। अभी हाल ही में हमारे अम्बेडकर नगर से माननीय रितेश पांडे जी क्या किए थे? सदन संसद में गए थे, जो कि अम्बेडकर नगर क्या कर रहे थे? प्रतिनिधित्व करते रहे थे, अपने संसद के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। तो ऐसे में यहाँ लोकसभा के जो सदस्य होते हैं सांसद लोग ही होते हैं, सांसद लोग सभी लोग। तो ये अपने सांसद क्षेत्रों का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। तो ये संसद क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब लोकसभा और राज्यसभा से कुछ बेसिक बातें हैं। अब क्या होती हैं कि राज्यसभा को क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, उच्च सदन। और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। ये भी बात याद करने वाली है
कि लोकसभा को किस नाम से जाना जाता है, और निम्न सदन से, और इसको उच्च सदन से। लोकसभा को एक और नाम जाना जाता है जनता का सदन, जनता का सदन, और इसको लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, लोकप्रिय सदन भी कहते हैं। लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं आप जान लीजिए, क्योंकि लोकसभा में जनता के द्वारा चुने हुए लोग जाते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जो जनता जिसे चुनती है वो सदस्य निर्वाचित होकर के कहाँ जाती है, लोकसभा में। यानी कि जनता के द्वारा चुने सदस्य लोकसभा में जाते हैं और लोकसभा में जाकर के उन्हीं जनता के बारे में, जनता के बातों को संसद में रखती है। इसलिए इस लोकसभा को क्या कहा जाता है, लोकप्रिय सदन या जनता का सदन, क्योंकि जनता की बातों को वहां पे रखा जाता है। हालांकि राज्यसभा में भी रखा जाता है, लेकिन लोकसभा में क्या एक्चुअली में क्या होता है कि ये प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुने होते हैं, और राज्यसभा में जो होते हैं वो अप्रत्यक्ष रूप से चुने हुए सदस्य होते हैं। इनको डायरेक्टली जैसे नहीं होता कि जनता चुनेगी, इनको जनता नहीं चुनती। राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं ये अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं। जैसे अप्रत्यक्ष रूप से का मतलब, जैसे हम किसी जनता के माध्यम से कोई चुनाव जीतता है, और वो जो जीतते हैं उनके सदस्यों द्वारा किसी सदस्य को चुन लिया जाता है। मतलब हम जिसको चुनेंगे, हमारे द्वारा चुने गए सदस्यों की एक ग्रुप बनेगा, और उस ग्रुप के माध्यम से किसी एक व्यक्ति को चुन लिया जाना, तो ऐसे ग्रुप को हम ऐसे चुनाव को हम कहते हैं अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब डायरेक्टली जनता नहीं, जैसे जनता है, जनता किसी को चुनेगी, किसी सदस्य को, और ये सदस्य चुन करके जीत जाएगी, निर्वाचित होगी। अब इनके द्वारा किसी अन्य सदस्यों को अगर चुना जाता है तो हम लोग यहां से चुनेंगे, तो ये हो जाएगा प्रत्यक्ष रूप से, और ये लोग जिसको चुनेंगे ये हो जाएगा अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब कि जनता इनको नहीं चुनती है, जनता के प्रतिनिधित्व द्वारा इनको चुना जाता है। यानी कि जनता जिनको चुनती है उन्हें चुने हुए जनता के द्वारा उनको चुना जाता है राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे ये बात। तो ये चीजें थे लोकसभा और राज्यसभा से कुछ खास बातें। तो आप समझ गए होंगे राज्यसभा से, लोकसभा से। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सारे चीज यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि संघीय स्तर पर यानी कि केंद्र स्तर पर विधायिका यानी कि संघीय विधायिका को हमने देख लिया। तो राज्य स्तर पर, जो कि राज्य बटे हैं भारत में, कई राज्य हैं, 28 राज्य वर्तमान में। तो राज्यों में भी क्या क्या होती हैं, राज्य विधायिका होती है। और राज्य विधायिका के भी 3 स्तंभ होते हैं। कौन कौन? एक होते राज्यपाल, जैसे यहाँ पे राष्ट्रपति, यहाँ पे राज्यपाल, यहाँ पे राज्यसभा, यहाँ पे विधान परिषद, यहाँ पे लोकसभा, यहाँ पे विधानसभा, ऐसे होता है। और राज्य विधायिका को किस नाम से जाना जाता है, तो विधानमंडल। यहाँ पे हमने क्या नाम जाना था, संसद। तो संसद के कितने अंग थे, 3, यानी कि 3 स्तंभ थे, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और विधानमंडल में कितने स्तंभ हैं, 3, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। तो राज्यपाल का वीडियो तो हम आगे पढ़ेंगे, तो अच्छे से समझेंगे राज्यपाल, क्योंकि इसमें क्या समझाना है, राज्यपाल का वीडियो अच्छे से समझेंगे, लेकिन इसको भी आगे पढ़ेंगे। लेकिन कुछ खास बातों को देख लेते हैं। विधानसभा में कुल अधिकतम सीट कितनी है, 500 सीट है, सॉरी 500 सीट हो सकती है, और न्यूनतम सीट कितनी हो सकती है, 60 सीट। ये किसी राज्य के जनता, कितनी जनता की जनसंख्या है, उस जनसंख्या के द्वारा ही सीटों का प्रावधान किया जाता है कि जितनी जनता होंगी उन जनता के द्वारा सीटों का आकलन किया जाता है। जैसे अगर देखा जाए विधानसभा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की सीट देखी जाए तो सबसे ज्यादा है, 403 विधानसभा सीटें हैं। क्यों? क्योंकि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जनसंख्या है, इसलिए उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। तो जनसंख्या ज्यादा होने के नाते उत्तर प्रदेश की सीट भी सबसे ज्यादा है, विधानसभा की सीट, और वो कितनी है, 403 है। अब न्यूनतम 60 सीट होती है, लेकिन कहीं कहीं पे अपवाद बस देखते होंगे कई राज्यों में, जैसे सिक्किम हो गए वो, तो इन राज्यों में क्या होता है, 60 सीट से भी कम होती है ना, 60 सीट से। क्यों? क्योंकि अपवाद बस वहां पे जनसंख्या के मुताबिक सीट नहीं बैठती है, इसलिए अपवाद रूप से 60 से कम सीटों को भी रखा गया है। न्यूनतम लेकिन 60 सीट होती है, अपवाद रूप में अगर जनता नहीं हो पा रही है तो 60 सीट से भी सीट बनाना पड़ेगा। ज़्यादा थोड़ी ना कि जनता के हिसाब से सीट बनती है, हर एक जनसंख्या पे एक सीट बनाई जाती है। वो आगे हम पढ़ेंगे विधानसभा में कि कितनी जनसंख्या पे कितनी सीट बनती है यहाँ पर, और कितनी जनसंख्या पे कितनी सीट बनती है लोकसभा पर, तो आप लोग यहाँ पे पढ़ेंगे बाद में। और आप जानते होंगे विधानसभा, विधानसभा लगभग हर राज्य में उपस्थित है, हर राज्य में उपस्थित होता है, लेकिन विधान परिषद ये हर राज्य में उपस्थित नहीं होता है, हर राज्य में नहीं होता है। ये राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि राज्य अपने आप को अपने में विधान परिषद को रखना चाहती है कि नहीं रखना चाहती है, वो राज्य के ऊपर डिपेंड होती है।
पहले तो कितने विधान परिषद थे? 7 थे, जिसमें आपका अनुच्छेद 370 का दर्जा मिला था विशेष राज्य का जम्मू कश्मीर को। तो जम्मू कश्मीर में भी एक विधान परिषद था, जो कि जब जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो वहां से विधान परिषद हट गया। वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितने हैं? 6 विधान परिषद हैं। कुल कितने विधान परिषद हैं? 6 विधान परिषद हैं। और विधान परिषद किस किस राज्यों में है? तो वो राज्य कुछ इस प्रकार हैं। जैसे विधान परिषद 6 राज्यों में है, कहाँ कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है, बिहार में भी विधान परिषद है, कर्नाटक में विधान परिषद है, तेलंगाना में विधान परिषद है, और महाराष्ट्र में और आंध्र प्रदेश में विधान। एक और चीज बात आती है, ये जो सीटें हैं, यानी कि लोकसभा की सीटें, राज्यसभा की सीटें, विधानसभा की सीटें, ये जो सीटें हैं, क्या ये सीटें वर्तमान की जनसंख्या को देख के बनाया गया है? नहीं, वर्तमान में जनसंख्या को देख के नहीं बनाया गया है। 1971 में तय किया गया था। 1971 के अनुसार इन सीटों का किया गया है सीमांकन कि इतने सीट पर कितनी सीटें रहेंगी, 250 सीटें राज्यसभा में, लोकसभा में, विधानसभा में। तो 1971 के जनसंख्या के अनुसार किया गया है। वर्तमान में देखा था जो जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है, और वर्तमान में देखा जाएगा तो संख्या बढ़ सकती है, लेकिन 84वां संविधान संशोधन 2003 में यह संशोधन आया, किसमें? 84वां संविधान संशोधन 2003 में यह पास आया कि 2026 तक सीटों की संख्या को ना तो घटाया जा सकता है और ना तो बढ़ाया जा सकता है। ना तो घटाया जा सकता है, ना तो बढ़ाया जा सकता है। तो कब? 84वां संविधान संशोधन 2023 में ये आया कि जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा की सीटें हैं, ये 2026 तक ना तो बढ़ाई जा सकती हैं, ना तो घटाई जा सकती हैं। तो ये सब सीटें हैं। तो 2026 जब आएगा तब पता चलेगा कि कितनी सीटें बढ़ेंगी, कितनी सीटें घटेंगी। घटेंगी तो नाम मात्र से, घटना तो है ही नहीं, क्योंकि जनसंख्या हर जगह वृद्धि हुई है, तो सीटों का बढ़ोतरी होना तय है। तो जहां पे आप लोग अभी ये सब पढ़ रहे हैं, भविष्य में हो सकता है आप लोग ये वीडियो देखेंगे तब तक 2026 के बाद सीटें क्या होंगी, हो सकता है बढ़ सकती हैं। तो आप भविष्य की बात छोड़ दीजिए, अभी वर्तमान में पढ़ रहे हैं। तो वर्तमान में ये सीटें 1971 के अनुसार रखी गई हैं। क्या है? 1971 के अनुसार, 1971 के अनुसार इन सीटों का आकलन है। तो आज हमने इस वीडियो के माध्यम से विधायिका को पढ़ा। विधायिका को पढ़ा मतलब विधायिका के स्ट्रक्चर को पढ़ा। उस विधायिका के स्ट्रक्चर में क्या? कानून बनाने वाला नियम, यानी कि कानून बनता है कहाँ पे? विधायिका में। और विधायिका में कानून 2 स्तर पर बनता है, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर जो संघीय व्यवस्था, संघीय विधायिका है, तो उसको हम संसद के नाम से जानते हैं। संसद 3 स्तंभों में होता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और राज्य स्तर पर राज्य विधायिका होती है, तो राज्य विधायिका को किस नाम से जाना जाता है? विधानमंडल। तो विधानमंडल के 3 स्तंभ, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। तो उनकी कुछ सीटों के बारे में, कुछ बेसिक बातों के बारे में समझा, संसद में कुछ बेसिक बातों के बारे में समझा। तो ये हमने आज विधायिका के बारे में पढ़ा। अब आगे वीडियो में हम लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, इस वीडियो को पढ़ रहे होंगे, जो कि विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा को अच्छे से समझेंगे। एक्चुअली में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा कार्य कैसे करती है, ये इसका निर्वाचन कैसे होता है, तो इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से पूरा वीडियो में पढ़ेंगे। और अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और सरकारी जॉब मस्ती में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद।